केमिकल बॉन्ड क्या होता है? देखिए, हम लोग दो परमाणुओं के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डंडा यहाँ लगा देते हैं ना। इस डंडे से हम केमिकल बॉन्ड को इंगित करते हैं, चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। बट केमिकल बॉन्ड कोई डंडा वंडा नहीं होता है, ना कोई रस्सी होता है, ना धागा होता है, ना कील होता है। बल्कि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड जो है एक प्रकार का आकर्षण बल है। बॉन्ड जो है ये सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। बॉन्ड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बॉन्ड जो है ये एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल है। तो ध्यान देंगे, हम सबसे पहले बॉन्ड की परिभाषा देखेंगे। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड जो है एक विशेष प्रकार का आकर्षण बल है जो अणु में परमाणुओं को जोड़ता है, यानी परमाणुओं को जोड़ करके अणु का निर्माण करता है। देखा जाए, पहला पॉइंट ये लिखेंगे, बॉन्ड यह है विशेष प्रकार का आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है जो परमाणुओं को जोड़कर अणु बनाता है। अणु बनाता है। ठीक है, देखा जाए अब आकर्षण बल दो तरीके से। अगर आकर्षण बल जो है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से उत्पन्न हो रहा है, यदि आकर्षण बल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों के रिडिस्ट्रीब्यूशन से उत्पन्न हो रहा है, पुनर्वितरण से उत्पन्न हो रहा है, तब हम उस आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं, अन्यथा भौतिक बंध कहते हैं। देखा जाए, यदि आकर्षण बल जो परमाणुओं के बीच आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, वो उसका तरीका क्या है, स्रोत क्या है, माध्यम क्या है। यदि आकर्षण बल, यदि परमाणुओं के बीच का आकर्षण बल उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से उत्पन्न हो रहा है, तब हम उस आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम उसे क्या कहते हैं, भौतिक बंध कहते हैं। तो देखा जाए, यदि आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से उत्पन्न हो रहा है, तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं। यदि आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से उत्पन्न हो रहा है, तब उसे रासायनिक बंध कहते हैं, अन्यथा हम उस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, भौतिक बंध कहते हैं। अन्यथा भौतिक बंध कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, सब बता रहे हैं, आप बस धैर्य रखे रहिए। अब देखा जाए, हमने बताया था कि यदि आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से, रीडिस्ट्रीब्यूशन से उत्पन्न हो रहा है, तब हम उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, अदरवाइज फिजिकल। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, और इससे कौन कौन से केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और
किस बॉन्ड में रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जिस बॉन्ड में रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता उसे फिजिकल बॉन्ड कहते हैं, और वो कौन कौन से बॉन्ड हैं और उनकी बंध प्रबलता क्या होगी ये देखते हैं। तो देखा जाए आगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण में निहित है। क्या क्या निहित है, यानी इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण में रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। देखिए, पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों बोथ ट्रांसफर एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण में होता क्या है, दो परमाणुओं के बीच या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, या फिर साझेदारी होती है, या फिर दोनों होता है। तो देखा जाए पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के रिडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों के रिडिस्ट्रीब्यूशन में पहला हम देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे आयनिक बंध का निर्माण होता है, आयनिक बंध का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बंध, बॉन्ड बनता है। ठीक है, यदि पुनर्वितरण में, इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण में जो है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तब बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और इस प्रकार से सोडियम आयन बनता है, और क्लोराइड ये देता है, ये लेता है, डोनर है, एक्सेप्टर है, दाता है, ग्राही है, ये दाता है और ये एक्सेप्टर ग्राही है, और ये इलेक्ट्रॉन दिया लिया, और इस प्रकार से ये आयनिक बंध थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से, आयनिक बॉन्ड से ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से ये कौन सा बॉन्ड बन गया, आयनिक बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, जो दिया वो कैटायन में बदल गया, जो लिया वो एनायन में बदल गया। कोई दिक्कत? हेलो, बताइए, क्लास चल रही? कौन सी क्लास चल रही भैया? कौन बोल रहे हैं? अरे तो क्या कई दिन से नहीं खुला है, सिर्फ आज? तो होगा कुछ, सिर्फ आप ही का नहीं खुला, बाकी सब लोग तो ज्वाइन कर लिए यार, तो हो सकता है। अच्छा, तो हो सकता है कुछ नेटवर्क या कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत हो। चलिए, आज की क्लास वीडियो देख लीजिएगा, हम ऐप में उसमें डाल देंगे, फिर कल देखते हैं अभी क्लास के बाद क्या दिक्कत है। क्लास अभी चल रही, क्लास में ही है। क्या और लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही? क्या सबके साथ ये प्रॉब्लम है, पेज नहीं खुला है? होगी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम उनके यहाँ। अभी जीआईसी की वैकेंसी जैसे ही आई है, आज प्रवक्ता के लिए इतना लोग फोन कर रहे हैं, और वो लोग फोन कर रहे हैं जो आज से 3 महीने पहले भी फोन किए थे, और आज भी फोन कर रहे हैं, और जब आज बात हुई तो सर क्लास पढ़ा रहे हैं, हाँ यार 3 महीने से पढ़ा रहे हैं। अरे सर हाँ, नहीं कहेंगे हमारी तो बात आपकी 3 महीने पहले हुई थी सर, एक बार है? अभी सब बताएंगे, पहले पढ़ते चलिए तो बताते हैं। कल आप क्लास में थे? कल की क्लास में आप थे? हमने कुछ विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखाया था कि इतना अंतर होता है तो ऐसा बांड, इतना अंतर होता है तो ऐसा बांड, इतना अंतर होता है तो ऐसा बांड। वही चीज हमें बताइए आप, बगैर कॉपी देखे, बगैर कॉपी देखे बताइए। हाँ, अरे जिस पूछ रहा है उसको बताने दीजिए। हाँ, तो आपके प्रश्न का जवाब यही है कि जब दो परमाणु ऐसे जुड़ रहे हों जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में 1.7 से अधिक का अंतर हो तो आयनिक बंध बनते हैं।
ऐसे परमाणु के बाह्य कोश में सामान्यतः 1, 2 अथवा 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आवर्त सारणी में एकदम बाईं तरफ होते हैं और दूसरा दाहिनी तरफ होता है। जैसे एल्कली मेटल हैलोजन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन है, एल्कली मेटल ऑक्सीजन है, ठीक ना? हाँ 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 हाँ, नहीं लेकिन हर सभी में नहीं। हाँ, जैसे कि कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 कोवलेंट होता है, ठीक है ना? BF3 कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो हम एकदम नहीं कहेंगे कि सभी ऐसा करते हैं, कुछ में कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखा जाए आगे। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है, ये तो ट्रांसफर है, दूसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक। और इसमें देखिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम क्लोरीन ले ले चलिए, या फ्लोरीन ले लें। इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगला फ्लोरीन, इसके भी बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये दोनों जब जुड़ते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। और इस प्रकार से जो है ये फ्लोरीन आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए। तो जो पार्टनरशिप से, साझेदारी से अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। तीसरा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा जो रिडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है इलेक्ट्रॉन का, वो है ट्रांसफर फॉलोड बाय शेयरिंग। ट्रांसफर और शेयरिंग दोनों। बहुत खटखटाहट आ रही है स्पीकर से, माइक में। किसी का माइक खुला है या ऐसे ही मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। तीसरा देखते हैं, ट्रांसफर नहीं, अभी बंद हो गया, किसी का खुला था, बंद कर लिया। और इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए, जैसे अगर हम NH3 लें, NH3 नाइट्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। BF3 लें, बोरान के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं। ये फुलफिल ऑर्बिटल है, पूरा भरा। और ये क्या है? वैकेंट है, ठीक है। ये फुलफिल है, ये वैकेंट है। अब ये बॉन्डिंग कैसे करें? तो पहले क्या होता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है। तो पहला स्टेप हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दोनों, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन की और ये अपने इस इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लिए, साझेदारी कर लिए। यानी अब यहां पर क्या है, ठीक है ना? तो एक पार्टनरशिप और दूसरा शेयरिंग। पहले ट्रांसफर और शेयरिंग, ठीक है ना? इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पहले ट्रांसफर है, फिर शेयरिंग है, और इस तरह के बॉन्ड को हम उपसहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन मिला जुला के नाइट्रोजन के ही तो हैं, तो हम ऐसे भी इसको व्यक्त करते हैं। इस तरह से
इसका दोनों इलेक्ट्रॉन है, इधर से तीर इधर लगा देते हैं, ठीक है। इस बॉन्ड को हम उपसहसंयोजक बॉन्ड कहते हैं। तो जिनमें जिस बॉन्ड में ये तीनों प्रक्रियाएं निहित हैं, जैसे ट्रांसफर, शेयरिंग या दोनों, उसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अर्थात ये तीनों बॉन्ड कैसे बॉन्ड होते हैं? केमिकल बॉन्ड होते हैं। तो देखा जाए, हमने बताया कि जिस बॉन्ड के निर्माण में ट्रांसफर, शेयरिंग या फिर दोनों निहित हों, उसी बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ट्रांसफर एंड देन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये फुलफिल्ड है, ये वैकेंट है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, NH3 है, BF3 है। यहाँ NH3 पे 1 प्लस चार्ज, BF3 पे 1 माइनस चार्ज, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये अब हमने पूरा प्रोसेस दिखाया, आप कुछ नहीं दिखाइए, क्या है आप समझ लीजिए, दिखाइए कुछ न दिखाइए। अब देखा जाए आगे, देखिए। हाँ, शेयरिंग, हाँ पहले ट्रांसफर है फिर शेयरिंग है। तो देखा जाए आयनिक बॉन्ड, लेविस स्ट्रक्चर ही तो बनाए हैं यार। अच्छा, देखिए NH3 में नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं ना। NH3 में नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं और इसके पास एक लोन पेयर होता है। कोई दिक्कत? इधर BF3 बोरान से 3 फ्लोरीन जुड़े होते हैं और एक इस पे रिक्त कक्षक होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये बॉन्ड नहीं बना सकते तब तक जब तक इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन न हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ऐसा मानना है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अब ये ट्रांसफर है ना इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन बचा और यहां पर एक धनावेश आया और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इस पे एक ऋणावेश आया, ठीक। अब क्या होगा देखा जाए, यही इलेक्ट्रॉन ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से साझेदारी कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन देगा अपना। अब क्या हो गया? शेयरिंग। शेयरिंग, अब इसमें क्या होगा? ये बन गया, ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ही तो हैं, पहले इसने एक इसको दिया फिर वही मिला लिया, दोनों बॉन्ड इसी के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इधर से एरो इधर की तरफ लगा दें, ठीक है ना, इस तरह का एरो भी लगता है, ठीक। अब बताइए क्या लिखेगा? बोलिए भाई जिनकी समस्या थी। अब देखा जाए आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनमें क्या है? ट्रांसफर या शेयरिंग या बोथ, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन का रिडिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसफर और शेयरिंग और बोथ दोनों है, ठीक है, दोनों है। जब दोनों है तो इसको हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे, या तो ट्रांसफर हो या शेयरिंग हो या दोनों हो, केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं।
तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड रासायनिक बंध होते हैं। लेकिन धात्विक बंध, मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, न तो आदान प्रदान होता है, न पार्टनरशिप होती है। ये इन बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन दोनों बॉन्ड को यानी कि हम जो है इन दोनों बॉन्ड को हम कहें मेटेलिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों को हम फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। इनको हम फिजिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ये दोनों जो है भौतिक बंध होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर उसके आगे चलते हैं ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम। मेटेलिक बॉन्ड में जो है सारे मेटल एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई उसको लेता नहीं, साझेदारी करता है। मेटेलिक बॉन्ड के निर्माण में क्या होता है कि सभी धातु के परमाणु अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को न तो कोई लेता है न कोई साझेदारी करता है। अर्थात ये वाले प्रोसेस वहां पे फॉलो नहीं होते, ट्रांसफर और शेयरिंग नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। त्याग करना और हम कहें आदान प्रदान करना, दोनों में अंतर है। आपने अपनी कोई चीज बाहर निकाल दिया, उसको किसी ने नहीं लिया, तो वो आदान प्रदान या एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। आपने दिया और अगले ने लिया, तब वो आदान प्रदान माना जाएगा। तो धात्विक बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान यानी ट्रांसफर नहीं होता, न ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकाल दिए जाते हैं ऑर्बिटल से। इसलिए हम इसको न तो ट्रांसफर मानते हैं न शेयरिंग मानते हैं, बल्कि ये दोनों नहीं है, और इसको हम रासायनिक बंध नहीं मानते। ठीक है? हाँ बोल। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका सबसे अधिक होता है। ठीक है ना? जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सबसे अधिक होता है। उसके बाद जो है हम कहें जो कुछ कोवलेंट कंपाउंड ऐसे हैं जिनका बहुत अधिक है, कुछ का कम है। कुछ मेटेलिक कंपाउंड मेटल्स ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा है, कुछ का बहुत कम है। लेकिन सामान्यतः आयनिक कंपाउंड का सबसे अधिक होता है। देखिए जो मेटेलिक कंपाउंड है, मेटल्स हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं। मरकरी जैसे कुछ जो है, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, नाखून से खुरचे जा सकते हैं, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और कुछ बहुत कठोर होते हैं जैसे आयरन और ये सभी। ठीक ना? लेकिन एक भी आयनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता, ना सॉफ्ट होता है, सभी कड़े होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के सबसे अधिक होते हैं। उसके बाद आप कोवलेंट का भी अधिक होता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, इनके बहुत अधिक होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक में बहुत अधिक होता है, अगला में बहुत कम होता है, ऐसा कोई बॉर्डर लाइन नहीं आप कह सकते कि कोवलेंट वाले ही अधिक होते हैं। ठीक है? पानी तो कोवलेंट कंपाउंड है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक ना? ये आपका प्रश्न कोई बहुत तार्किक प्रश्न नहीं है कि किनका सबसे ज्यादा होता है, लेकिन सामान्यतः जो है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका सबसे अधिक होता है। आप ये कहिए कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि मेटेलिक का सबसे ज्यादा होता है? तो हम आपको ढेर सारे बताएं जो लिक्विड स्टेट में हैं, 2-4 रूम टेम्परेचर पर, और उसके बाद दर्जनों ऐसे हैं जो बहुत मुलायम है, 500-600 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? या आप कहेंगे कोवलेंट बहुत ज्यादा है, तो ढेर सारे कोवलेंट बनाउंड तो कंपाउंड तो तरल अवस्था में सब पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो क्या कहेंगे किसका सबसे ज्यादा है? हाँ, आप आयनिक का सबसे ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी आयनिक कंपाउंड गैसीय या तरल अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है? तो आप जैसे कि एक बॉर्डर लाइन खींचना मुश्किल है, सभी के कम सभी के अधिक होते हैं, सभी में बहुत ज्यादा वाले भी होते हैं, बहुत कम वाले भी होते हैं। ठीक ना? हाँ, लेकिन आयनिक के कभी लिक्विड या गैसियस स्टेट में नहीं पाए जाते, इनका हमेशा अधिक ही होता है। बाकी कोवलेंट में उन सब में जो है अधिक भी पाए जा सकते हैं, कम भी पाए जा सकते हैं। ठीक है? अब देखा जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ, देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें
जितने मेटल हैं किसी धातु का नाम आप बताइए, किसी मेटल का नाम बताइए आप। तो सोडियम में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटेलिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है सोडियम। और कोई बताइए, जितने भी मेटल का नाम आप जितने भी मेटल का नाम आप जानते हैं सभी में मेटेलिक बॉन्ड होता है, ठीक ना। किसमें? हाँ, अरे बेटा अभी तक नहीं जान पाए डिफरेंस। चलो अच्छा इसको लिखो फिर बता रहे हैं। हमारे हमारी नाक कटा दिए यार। आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट, मेटल और उसके बाद हाइड्रोजन। हाँ हाँ बोलिए। पहले पढ़ लेंगे तब मिलेगा, अभी पहले पढ़िए जो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा हैं? अरे पहले जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ो यार, वो पटांगे कैसे बताएं। सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी पे जब आएंगे सॉल्बिलिटी बताएंगे, साल पे आएंगे तो सॉल्बिलिटी बताएंगे। जो पढ़ा रहे वो पढ़ी नहीं रहे, पता नहीं। सॉल्बिलिटी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उटपटांग। कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं क्या? हैं? कभी केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ का क्या पूछना जानना चाह रहे हैं? अरे जो हम पहले बता रहे उसको पढ़ते चलिए, फिर आपको सब एक के बाद एक मिलता जाएगा। उटपटांग उटपटांग चीज। अरे सॉल्बिलिटी आप किस चैप्टर में पढ़ते हैं? सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किस चैप्टर में पढ़ते हैं? जिनका प्रश्न था वो बताएं। आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ना? अरे तो आने दीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री का है, उसके पहले जहां आएगा वहां पढ़ा देंगे। बात सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की, सॉल्बिलिटी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं केमिकल बॉडी, कोई कोरिलेशन हो तब भी पूछिए। हम इसको छोड़ के उसके बताएं, उसको छोड़ के उसको बताएं, 45 मिनट की क्लास में भी सब टाइम निकल जाएगा। नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। पहले जो पढ़ा रहे उसको प्रेम से पढ़िए, उसके बाद फिर उटपटांग वाले सवाल पूछिएगा लास्ट में, देखा जाए। अब हम देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के बाद अब हम आते हैं ऑक्टेट रूल पर। ऑक्टेट रूल, अच्छा हाँ, एक जन का मेटेलिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या अंतर है ये बता दें। ऑक्टेट रूल हेडिंग डालिए, अष्टक नियम। अष्टक नियम। आयनिक बॉन्ड में बेटा जो आकर्षण बल होता है धन व ऋण आयनों के बीच में होता है। धात्विक बॉन्ड में आकर्षण बल किसके किसके बीच होता है? देखिए ये आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसको ना, और ये सोडियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना। इनके बीच का जो आकर्षण होगा, चलिए इनके बीच का जो आकर्षण होगा वही इनको जोड़ेगा। क्लियर है? ये धनायन है, ये ऋणायन है। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे सोडियम ये है और ये सोडियम है। सोडियम ने के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, उसको निकाल दिया, बाहर कर दिया, अपने धनायन में बदल गया। इस सोडियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, धनायन में बदल गया। ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन ना इसके ऑर्बिटल में है ना इसके ऑर्बिटल में, ना दोनों के बीच में चलते फिरते रहते हैं, साझे के भी नहीं है। न तो ये साझे में गिने जाते हैं इलेक्ट्रॉन, न तो पार्टनरशिप के हैं, न तो आदान प्रदान वाले हैं। इसने दिया तो लेकिन इसने लिया नहीं, बाहर है। इसने दिया लेकिन इसने लिया नहीं, न ये इन दोनों के कक्षक में भी है, बाहर है ना। अब इनके बीच का जो आकर्षण बल है, इस धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल है वही इनको जोड़ेगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन और धनायन के बीच में है, ये ऋणायन नहीं है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन धनायन और ऋणायन के बीच में है। तो आयनिक बंध में जो आकर्षण बल होता है धन व ऋण आयनों के बीच में होता है। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है और इनके बीच यहाँ पर जो आकर्षण बल है धनायन तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं?
यहां धनायन एंड इलेक्ट्रॉन, कटायन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में है, और यहां कटायन और एनायन के बीच में है। क्लियर है? यहां पे अट्रैक्शन कटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, कटायन और एनायन के बीच में है। ये मेटेलिक बॉन्ड है और ये आयनिक बॉन्ड। हाँ ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में भी एक डाउटफुल पॉइंट है, बता दें। एक होता है ऑक्टेट, ठीक है, और रूल, और एक होता है ऑक्टेव रूल या लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम कहें ऑक्टेव, ऑक्टेव, ठीक है। एक होता है ऑक्टेट और दूसरा होता है ऑक्टेव। इसका मतलब होता है 8, और इसका होता है मतलब होता है अष्टम, 8वां। ऑक्टेव का मतलब 8वां, ये 8 और ये 8वां, ठीक है, कोई दिक्कत? ये जो है कोशल एंड लिविस में दिया था ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में हम इसको पढ़ते हैं, कोशल एंड लिविस ने दिया था 1916 में शायद, और ये जो है न्यूलैंड ने दिया था, न्यूलैंड का ये है, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये 1800 कुछ में था, बहुत पहले था, ठीक है, 1800 कुछ का था। तो इनका कहना है कि प्रत्येक परमाणु रासायनिक आबंधन अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए करते हैं। इनका कहना है कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। तो ऑक्टेव और ऑक्टेट दोनों अलग अलग शब्द हैं, 8 और 8वां। 8वां तत्व पहले से समानता प्रदर्शित करता है, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे देखा जाए। जो अष्टक नियम है, जो अष्टक नियम है जो है, यह जो है किस पर आधारित है? अष्टक नियम अक्रिय गैस विन्यास पर आधारित है। नियम अक्रिय गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास पर आधारित है। ठीक है, यह नियम अक्रिय गैस विन्यास पर आधारित है, पहला। दूसरा देखा जाए अक्रिय गैस विन्यास क्या है, हम ये देखते हैं कि कोशल एंड लिविस ने 1916 में दिया था, ये लिख ही दिए हैं। अक्रिय गैस विन्यास पर आधारित है। देखिए अक्रिय गैसों का अगर विन्यास देखेंगे तो आप देखेंगे हीलियम के अलावा, हीलियम में